प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले ऑडियो लीक्स, इमरान खान के करीबी साथी साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के गिर्द FIA का घेरा तंग, मुकदमा दर्ज। PTI पर IMF डील नाकाम बनाने की साजिश का इल्जाम। साबिक वजीर खजाना ने कौन सा रियासत मुखालिफ इकदाम उठाया था। दूसरी जानिब डिफेंस लाहौर की रिहायशी सायरा अनवर नामी खातून पर FIA ने 17 करोड़ 50 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स क्या है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान का एक मरतबा फिर बड़ा यू टर्न, अपने खिलाफ कामयाब अदम एतमाद तहरीक से अमरीका को बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दिया और तमाम मलबा साबिक आर्मी चीफ जनरल टाइट बाजवा पर गिरा दिया। इमरान खान के नए बयान ने PTI की सियासी साख को किस हद तक मुतासर किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ का मोबाइल फोन और iPad केनियन हुकाम से ना मिलने और मरकजी मुल्जिमान से बयान लेने में नाकामी का बड़ा इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी JIT का कीनिया का दौरा बेसूद करार दे दिया। केस की समाअत का आंखों देखा हाल जानेंगे। सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ये डिटेल्स लेंगे। क्लास साहब, सबसे पहले इमरान खान के ये जो बयानात हैं जिसमें रोज़ाना एक हमें डायरेक्शन नज़र आती है, एक नई बात कोई ना कोई होती है। बयानिया उनका वही है कि मेरे खिलाफ रिजीम चेंज हुआ। इस रिजीम चेंज के किरदार बदलते रहते हैं। सबसे पहले तो ये जो उन्होंने बात की, उनका एक बयान है कि आर्मी चीफ ग्रेड 22 के अफसर ने मुझे बाईपास करके अमेरिका को खुश करने के लिए रूस की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जी मैं प्यूटन से तय करके आया था कि जिस तरह आप भारत को तेल और गंदम देते हैं इस तरह आप हमें भी दें, और वापस आया तो आर्मी चीफ ने हमें कहा कि जी मजम्मत करें रूस की, जिसमें मैंने कहा कि नहीं करनी चाहिए, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। इस बयान की इस वक्त जो टाइमिंग है और ये जो आहिस्ता आहिस्ता डिटेल्स करके बाहर आ रही हैं, क्या इम्पैक्ट है इसका? बड़ी अहम ये सवालात हैं आपके 3-4 और बड़े अहम इश्यूज़ हैं जो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं और लोग इस वक्त कंफ्यूज भी हैं, उन्हें समझ भी नहीं आ रही। इमरान खान साहब के जब ये पावर में थे, अगर आपको याद हो, तो उस वक्त रोज़ इनके क्लिप चलते होते थे कि इन्होंने जब अपोजिशन में थे तो ये खान साहब ये कहते थे और उसके उलट कर रहे होते थे हुकूमत में। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको याद हो मजाक सा बन गया था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इतने सारे क्लिप्स हैं उनके कि फिर किसी को कोई परवाह नहीं रही कि खान साहब क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे। फिर सबको समझ आ गई कि खान साहब जो अपोजिशन में दावे करते थे वो हुकूमत में आके उनसे बातें नहीं हो रही। वो मेरा ख्याल कौन सा ऐसा मौका था जिस पर खान साहब का क्लिप ना बना हो। लगता था खान साहब ने हर इश्यू को उन्होंने टच किया है कि हम ये नहीं करेंगे, फलां नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ में खुदकशी करना चाह रहे थे, IMF वगैरह की। आप जब पावर में आते हैं तो बहुत सारी मजबूरियां होती हैं आपकी। अब पोजीशन बड़ा आसान काम है, हमारे लिए भी बड़ा आसान काम है टीवी पे बैठ के तनकीद करना। हमें इसी सिचुएशन में डाल दिया जाए जिसमें हमारे लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो खान साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब, जो भी हूँ, तो हमारे लिए भी मतलब बात करना एक और चीज़ होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना वो कुछ और होता है। अच्छा, ये सियासतदान जो हैं ये बहुत बड़े बम ना फोड़ें, दावे ना करें, आवाम भी इनकी बात नहीं सुनते। अब जितना आप लाउड नहीं होंगे, जितनी चीख कर बात नहीं करेंगे, लोगों को अगला वो स्टेशन नहीं दिखाएंगे, तो लोग भी तो आपको तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। सो अटेंशन लेने के लिए आपको हर उससे अपने पिछले वाले से बड़ी बात करनी पड़ती है। फिर लोग कहते हैं यार ये तो कि बहुत ये आला बंदे और हमें आके डिलीवर करके देगा। सो खान साहब ने भी वही कुछ किया अपोजिशन में, बाद में हुकूमत में उनके लिए बहुत सारी बातें एम्बेरसमेंट भी थी कि वो जब सामने आती थी कि आप तो ये कहते रहते, अब वो कहते, वो तो उनका नाम यू टर्न पड़ा, वहीं से पड़ा उनका। खैर, तो खान साहब ने उसको बादर नहीं किया। वैसे ये मैं दाद देता हूँ उनको कि वो थिक स्किन है। वो कहते हैं ना पॉलिटिशियन को, मेरे चर्चिल की ये शायद कोट है कि सियासत में आने तो यू हैव टू बी थिक स्किन। आप में तनकीद भी आएगी, इधर उधर से दाएं बाएं से चाकू छुरी भी चलेगी, लेकिन आपने अपना कूल, अपना टेम्परामेंट, इन चीज़ों को लूज नहीं करना। आपने बिल्कुल, और मतलब वो कहते हैं मोटी खाल आपने कर लेनी। अब ये मतलब इसका मतलब तो ये है जो आप कह रही हैं। बहरहाल, तो वो फिर ऐसा ऐसा खान साहब को भी आदत पड़ गई कि ठीक है जनाब, के हो रहा है तो क्या करें, मजबूरियां। उस वक्त ये मजबूरियां भी समझाते थे हमें हुकूमत में कि गवर्नेंस के ये इश्यूज़ हैं। बल्कि पहली मीटिंग हुई थी हमारी सहाफ़ियों की, इनसे मेरा ख्याल है इसको 17 अगस्त को आया था, 28 या 29 अगस्त के करीब की मीटिंग थी। तो उसमें पहला सवाल उन्होंने काशिफ अब्बासी को ये कहा था। काशिफ ने कहा जी आप तो लगता है आपकी गुफ्तगू से आप तो तैयार होकर नहीं है। तो उन्होंने जी बिल्कुल हम तो तैयार ही नहीं थे। अच्छा, हालांकि खुद अपोजिशन में कहते थे मेरे पास 100 बंदों की टीम है, मेरे पास तो फलां फलां है, फिर कहते मुझे तो तैयार ही नहीं थी। वो जो रियलिटी चेक आया उनको वहां पे अपनी हुकूमत में, तो खान साहब ने एडमिट किया कि मुझे नहीं पता था चीज़ों का, और कहा कि शुक्र है हमें उस वक्त 2013 में हुकूमत नहीं मिल गई, तो नहीं तो हमारा तो बहुत बुरा हाल होना था। हालांकि उसके खिलाफ इन्होंने भी इतनी बड़ी कंपेन चलाई थी, अगर आपको याद होगा, धरना दिया था कि मुझे इन्होंने वजीर आजम नहीं बनने दिया, और कितने बड़े लॉसेज हुए, चीज़ें हुई। उसी का कह रहे थे शुक्र है कि मुझे 2013 में मैं वजीर आजम नहीं बना। ये उन्होंने सहाफ़ियों को कहा हुआ है। खैर, वो तो एक अलहदा चीज़ है। असल जो उसमें अब जो मसला है, उनकी तकरीर में सुन रहा था
फॉरेन ये रिलेशन जो है ना, ये बड़ा इनके मुश्किल ये सब्जेक्ट होता है किसी के लिए भाई, ये पॉलिटिशियंस के लिए भी है, सियासत मतलब हम सहाफ़ियों के लिए भी है, पूरी स्टेट के लिए और भी बहुत सारे लोगों के लिए। अब प्रॉब्लम इसमें ये रहा है कि ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है शुरू से ही, और क्योंकि इस मुल्क में मार्शल लॉ रहे हैं, 77 में मार्शल लॉ लग गया तो जनरल जिया आ गए थे, 10 साल वो बैठे थे। अब 10 साल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी कौन चला रहा था? हमारे एस्टेब्लिशमेंट चला रहे थे, जनरल जिया चला रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसी चला रहे थे, उसमें सियासतदान का इनपुट भी नहीं था। जुनैजो साहब ने उस वक्त, अगर आपको याद हो, इन्होंने ये साहबजादा ये यकूब अली खान साहब जो हैं उनको इसलिए हटाया था कि वो उसके जनरल जिया साहब के साथ मिलके वो उस पर जनीवा अकॉर्ड जो था अफगानिस्तान का इशू सेटल करने के लिए, वो उस वक्त जनरल जिया तैयार नहीं थे। वो कहते नहीं, अभी आपने मुआहदे पे साइन नहीं करने के, रशियन फोर्स विड्रा करेंगी। जुनैजो साहब चाहते थे नहीं सर इससे जान छुड़वाएं आप, तो वहीं से हुआ, उन्होंने उनको सैक करके जैन नूरानी साहब को बना दिया था वजीर खारजा। सो ये इशूज जो हैं उस वक्त भी थे। अब क्योंकि फौज उस वक्त डील कर रही थी सारे आप सिक्योरिटी इशूज़ को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, अमेरिकन को, रशियंस को, यूरोपियंस को, चाइनीज़ को, सबको। सो ऐसा ऐसा ये डोमेन जो थी, ये सारी आपकी इसकी फॉरेन पॉलिसी जो थी, सिक्योरिटी पॉलिसी, वो सियासतदानों के हाथ से शिफ्ट हो गई। अच्छा, दरमियान में तो सिर्फ ये भुट्टो साहब के पास 4 साल बच गए थे, इससे पीछे जाए तो 10 साल जनरल अयूब खान साहब बैठे हुए थे, वो भी खुद ये सारे इश्यूज खुद फैसले कर रहे थे। जब अमेरिकन को अड्डे दिए गए थे, यहाँ पे ये पेशावर के करीब दिया गया था और उसके चिटागांग को दिया गया था, इसको ये उन्होंने CIA को दिया था, उन्होंने रशियंस और इनको चाइनीज़ की उसके लिए उनके एस्पिनाज के लिए, तो फैसला वो कर रहे थे ना। तो 10 साल वो भी फौज फैसले कर रही थी कि सिक्योरिटी की हमारी पॉलिसी क्या होगी, हमारे फॉरेन रिलेशंस क्या होंगे, वो हो गए। 4 साल दरमियान में भुट्टो साहब को मिले, 4 सालों में उन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की। उन्होंने भी यही काम किया जो इमरान खान साहब आज कर रहे हैं, वो भी अमेरिका को टक्कर के जाके, उन्होंने भी दीवार के साथ जाकर टक्कर मारे कि अमेरिका को सीधा कर लें, फिर हम ग्रेट कौम बनेंगे। वहां से फिर जिया साहब 10 साल वो रह गए। अब दरमियान में कौन है? उसके बाद 88 में हमारे सियासतदान आ गए, लेकिन कंट्रोल्ड किस्म की डेमोक्रेसी थी। उस वक्त पीछे कौन थे? असलम बेग साहब बैठे हुए थे, फिर उसके असद दुरानी साहब थे, फिर जनरल हमीद गुल साहब थे। इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहब को उसमें चेक में रखा। इनका जो वजीर खारजा कौन था? जो जनरल जिया साहब के दौर में वजीर खारजा आ रहे थे, ये साहब यकूब खान, उन्हीं को कंटिन्यू करवाया गया बेनजीर भुट्टो के लिए कि आप यहाँ नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी नहीं देखेंगी। उन्होंने भी नहीं देखी। नवाज शरीफ साहब को माशाल्लाह माँ से इब्न बतूता बन के दुनिया में सैर सपाटों के अलावा तो उनको दिलचस्पी, उनको फॉरेन पॉलिसी। लेकिन एक मुझे कहने दे, मैं हमेशा कहता हूँ, इंडिया के हवाले से उनको ये रियलाइजेशन सेकंड उसमें टर्म में हुई कि जब तक हम इंडिया से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेगा पाकिस्तान, तो हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। बेनजीर भुट्टो ने भी की थी 88 के बाद, उन्होंने राजीव गांधी को बुलाया, यहाँ पे उनको सिक्योरिटी रिस्क डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया से रिलेशनशिप करना चाहती हैं। सेम हुआ इनके साथ, हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ। इन्होंने आके उन वाजपेयी साहब को लाहौर बुलवाया, वहां पे डिक्लेरेशन हुआ, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन था कश्मीर पे। जनरल मुशर्रफ साहब पहाड़ियों पे चढ़ गए, वहां पे उस कारगिल पे, और 3000 हमारा फौजी शहीद करवा दिया। वो हम बैक टू स्क्वायर वन नहीं है। सो ये दरमियान का पैच अगर आप देखें 88 से लेकर 99 तक तकरीबन 10-11 साल बनते हैं। ये सियासतदानों के पास अगर हुकूमतें आई तो कंट्रोल्ड है कि हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो बैठ के इन इश्यूज को देख रही थी। इनके लिए नो गो एरियाज था। अफगानिस्तान, इंडिया, अमेरिकन, चाइनीज, सऊदी, यूएई, मिडल ईस्ट, यूरोप जो भी डील करना है, वो ब्रिटेन, वो सारे का सारा हमारी ये फौज या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करना था। तो इन लोगों को कोई दरमियान में स्पेस नहीं मिली। अगर बीबी ने लेने की कोशिश की राजीव गांधी को बुला के, तो भी उनको सिक्योरिटी रिस्क करार देकर 1990 में डिसमिस किया गया। अगर नवाज शरीफ साहब ने लेने की कोशिश की वाजपेयी साहब को बुला के कि हम इस मसले को सेटल करें, तो जनरल मुशर्रफ साहब ने उनको नहीं करने दिया आपके सामने। तो फिर वो 99 से लेके 2008 तक या 7 तक फिर मुशर्रफ साहब आ गए। वो फिर आपके 8-9 साल आ गए, वो सारी फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, अमेरिकन, चाइनीज, सऊदी, कतरीज, बला बला, वो खुद डील। सो आपके पास तो स्पेस ही नहीं थी। जो हमारी स्टैब्लिशमेंट बैठी हुई थी पिछले 50-60 साल की देखें, सारे सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी इश्यूज जो है वो डील कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे। सो जब जनरल बाजवा साहब का, मैं इस पे आता हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी है बिल्कुल, कि जनरल बाजवा साहब ये बात जब आप वो कह रहे थे कि रशियंस के साथ हमारा अलायंस नहीं बनता, एक तो वही हम मतलब कह सकते हैं इमरान खान साहब के फेवर में, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो आके एक आदत बन चुकी थी। वो समझते थे हम ज्यादा पेट्रियाटिक हैं, हमें ज्यादा पता है दुनिया को हैंडल करने का, डील करने का। लिहाजा उसी ही रिवायत को लेते हुए तो जनाब बाजवा साहब भी कंटिन्यूएशन वही कर रहे थे कि मैंने कंट्रोल करना है। मैंने उनकी जितनी विजिट्स हैं एज आर्मी चीफ के तौर पर, मेरा नहीं ख्याल किसी आर्मी चीफ ने विजिट्स की, कह सकते हैं 6 साल रहे, लेकिन बहुत ज्यादा विजिट्स हैं उनकी। हर जगह जाते थे, रोज उनसे एम्बेसडर मिल रहे हैं, रोज उनसे बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने स्पेस खाली छोड़ी थी। अच्छा, ये फॉरेन पॉलिसी में, ये सिक्योरिटी इश्यूज में ये उस तरह इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे। अगर ले पा रहे होते तो स्पेस उनसे ले लेते, उन जनरल बाजवा साहब से लेते, फिर इनिशिएटिव लेते। सो ये भी उनको ये फुल्ली
वही कुछ कर रहे थे जो इनको एस्टेब्लिशमेंट बता रही थी, जो इनको वहां से इनको डिक्टेशन आ रही थी कि आपने ऐसे करना है वैसे नहीं करना। लेकिन बाद चीज़ों पे इमरान खान साहब ने रिएक्ट भी किया। जैसे जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि मैंने इंडिया के हवाले से हमारी बातचीत हो गई थी, हमारी डील हो गई थी, वाजपेयी साहब ने आना नहीं सॉरी इन्होंने आना था, मोदी साहब ने आना था, 10 दिन रहना था यहाँ पे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में अपने सेक्रेट मकामात के बाद। आने के बाद फिर उन्हें इस्लामाबाद आना था, यहाँ पे इमरान खान साहब से मुलाकात होनी थी। और पाकिस्तान और इंडिया ने 20 साल कश्मीर के मसले को ये फ्रीज करके एक दोस्ती का नया तल्लुकात इन्होंने आके वो करने थे, मतलब अनलीश करने थे, विच वॉज ए वेरी नाइस स्टेप आई मस्ट से कि इसको छोड़ें और दुश्मनी खत्म करें, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता फर्दर। इट वॉज ए ग्रेट मूव। अगर मुझसे पूछें कि बड़ा अच्छा था, जनरल फैज की मुलाकात हुई, उनके NSA जो थे अजीब डोवल साहब से दुबई में गए, इमरान खान साहब से। जब इमरान खान साहब को उन्होंने कहा फौज ने कि अब हम इंडिया के साथ इस मसले को खत्म करना चाहते हैं, तो खान साहब वो डट के खड़े हो गए। जहां पे इनको सपोर्ट देनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है हमें सपोर्ट देनी चाहिए थी उस वक्त की फौजी एस्टेब्लिशमेंट को। अगर इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे थे, इनको करने देने चाहिए थे। शाहबूद कुरैशी साहब ने कहा जब हमें पॉलिटिकल कास्ट होगी, तो ये पॉलिटिशियन तो पॉलिटिकल कास्ट देते रहते हैं, खैर वो अलहदा चीज़, मतलब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर बात हो सकती है। हमने वो चांस मिस किया, हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। इमरान खान साहब ने माज अपनी एक पॉलिटिकल कॉस्ट के लिए मेरा ख्याल इस मसले को जो हल हो सकता था वो हल नहीं होने दिया, क्योंकि कश्मीर मोस्टली समझा जाता है इसको हल करेगी या नहीं होने देगी, एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने देगी। अब एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी तो आप डट गए नहीं जी हम नहीं होने देते। सो ये मसला नहीं हल होगा, आप इसमें फंसे रहेंगे। बजट के मसले हों, आपकी कन्फ्लिक्ट्स हों, आपके इंडिया के साथ प्रॉब्लम हो, वो चलते रहे। अब बात है इस पे जो ये पर्टिकुलर बात की है उन्होंने अबाउट रशिया, ये बड़ी जरूरी है। एक तो ये है कि खान साहब का ये कहना है कि ग्रेड 22 का अफसर जो है ना उन्होंने बयान दे दिया। बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि जितने भी रहे हैं आर्मी चीफ, ग्रेड 22 के अफसर की जो पावर्स हैं वो जो इनकी इंटरवेंशन की उसी ग्रेड 22 अफसर ने अपनी पावर यूज करके आपको पावर में ले आइए। यहाँ पे जरदारी साहब या बिलावल या मरियम या नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इसी ग्रेड 22 के अफसर ने अपनी पावर यूज की और आपको वजीर आजम बना दिया। ग्रेड 22 के अफसर से खान साहब मुलाकातें करते रहे आफ्टर दिस रेजिम चेंज। अच्छा वो किया इन्होंने, बल्कि वो जो उनका इंटरव्यू आया था इनका वो जावेद चौधरी साहब का, ये तो उसके साथ ये याद होगा जहांगीर तरीन के साथ जाके इन्होंने उनके घरों पे मिलते थे और खुफिया मुलाकातें हो रही थी। सो ग्रेड 22 का प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब वो ग्रेड 22 का अफसर मेरे या मुताबिक नहीं चलने की कोशिश कर रहा होता। खैर अब इसमें क्या हुआ, दो चीज़ें खान साहब को थोड़ी सी मेरा ख्याल है वो इन्हीं बातों की वजह से उन्हें बहुत सारे आगे पीछे यू टर्न लेने पड़ते कि मैं क्या करूं। अब रशिया वाली चीज़ को देख लें, हम कभी भी रशियन ब्लॉक में नहीं रहे, ये हमारा फैसला नहीं था, ये पाकिस्तान का शुरू से फैसला था। कैद आजम साहब के दौर का हो, लियाकत अली खान साहब के दौर का हो या बाद का हो, कि हमने एक ये कम्युनिस्ट ब्लॉक को हमने ज्वाइन नहीं किया था पार्टीशन के बाद। हमने एक उसको आप कह सकते हैं सोशलिस्टिक ब्लॉक कहें, डेमोक्रेटिक कहें, हमने जाके यूरोपियंस अमेरिकन उसमें सेंटो सीटो वगैरह जो मुहदे किए, दिफाई मुहदे किए, हमने अमेरिकन के साथ गए थे, शुरू के साथ ही यूरोप के साथ गए। अमेरिकन के कल को अगर आप पे कोई आपसे पावरफुल मुल्क आप पे अटैक करता है तो हम भी न्यूट्रल रहेंगे भाई। अगर कल को इंडिया के साथ हमारा मसला हो जाता है और वो यूरोपियन नेशंस कहते हैं हम आपसे न्यूट्रल रहेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके लिए मसला होगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। उसी दिन उस मुल्क में मौजूद होना, जिस दिन वहां पे वो यूक्रेन पे अटैक हो रहा है उसका रशियंस का, हमारे लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक था। इमरान खान साहब के लिए बड़ी सारी एम्बेरसमेंट होगी। और बार बार ये कहना, हमारे जो इंटरेस्ट है ना मोस्टली वी लाइक इट और नॉट, वो यूरोपियंस के साथ है, वो अमेरिकन के साथ है, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ है, फॉर मेनी मेनी रीजन। वेपन्स आपने अमेरिका से लेने होते हैं, हमारे F-16 जो है आपने उससे रशिया से तो नहीं लिया ना, अमेरिकन से लिए हैं। अमेरिकन ने आपको 80-85 अरब डॉलर की आपको इमदाद दी हुई है ना। आपको यूरोपियन जो है G+ स्टेटस उन्होंने दिया है आपको, जो 1-2 अरब डॉलर की आपको कंसेशन ड्यूटीज मिली। लंबी कहानियां में आपको जो अगर बताई जा सकती हैं। सो हमारे स्टेट के इंटरेस्ट में फिर बार बार दोहराता हूं 3 मुल्कों के साथ हैं। आपके अमेरिकन हैं, अमेरिकन से लिए हैं, अमेरिकन ने आपको 80-85 अरब डॉलर की आपको इमदाद दी हुई है ना। आपको यूरोपियन जो है G+ स्टेटस उन्होंने दिया है आपको, जो 1-2 अरब डॉलर की आपको कंसेशन ड्यूटीज मिली। लंबी कहानियां में आपको जो अगर बताई जा सकती हैं। सो हमारे स्टेट के इंटरेस्ट में फिर बार बार दोहराता हूं 3 मुल्कों के साथ हैं। आपके अमेरिकन हैं, उसके बाद चाइनीज हैं, सऊदीज हैं। इन तीनों से हटके आप नहीं चल सकते। वो लाइक इट और नॉट, हम जितनी इस पे तनकीद करें, मुल्क आपका ऑपरेट नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा। हर रियासत के होते हैं, ये सिर्फ हमारे नहीं है। इंडियंस की अपनी लिस्ट होगी किन मुल्कों के बगैर वो नहीं चल सकते, अमेरिकन की अपनी होगी, यूरोपियंस की अपनी होगी। आप मुझे बताएं, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से बड़ी चीज है, जापान से बड़ी चीज है,
वो अमेरिकन के मुताबिक बिटिंग करते हैं, जो वो अमेरिकन उनको गाइड कर रहे हैं तो वही करते हैं, नॉट बिकॉज के वो उनसे डरते हैं या वो बुज़दिल हैं, बिकॉज के उनको अपने इंटरेस्ट उन्हीं के साथ लगते हैं कि हमने इन्हीं के साथ अमेरिकन के साथ खड़े होकर अपने इंटरेस्ट पूरे करने हैं। ठीक है, लेकिन क्लास साहब इसमें एक बात इमरान खान साहब कहते हैं ना कि भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगती अगर वो रशिया के साथ कोई एग्रीमेंट्स करते हैं और वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हैं, वो अपने लोगों की भलाई को देखते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान को भी इतनी थोड़ी बहुत सोवरेनिटी मिलनी चाहिए कि ठीक है हम अपना कोड चेंज नहीं कर रहे, लेकिन हम एटलीस्ट अपनी मुल्क की हालात और लोगों का मफाद देखते हुए इस किस्म के फैसले कर सकें और हमें अमेरिका इस चीज़ को अलाउ करे। तो यहाँ पर वो गलत बात करते हैं, डू वी नॉट हैव दिस लिबर्टी, हम ये ले ही नहीं सकते। बड़ा ये अहम अच्छी बात लगती है, मतलब सुनने को इट साउंड्स म्यूजिक टू आवर ईयर्स। हम ग्रेट नेशन बनेंगे, हम किसी के गुलाम थोड़े हैं, हम आपको आपसे डिक्टेशन थोड़ी लगे, बड़ा अच्छा लगता है, माचो लगता है, मुझे भी लगता है, फील होता है जब खान साहब कहते हैं ना हम बहुत बड़ी अजीम कौम है, हम किसी के गुलाम थोड़े, मेरा भी दिल करता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब अब इंडिया के साथ हम कंपैरिजन करते हैं ना, जो कि मैं ये हमेशा कहता हूं, लिखा भी है बोला भी है, हमारा कंपैरिजन इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के साथ बनता ही नहीं है फॉर मैनी रीजंस जो आपको हमें समझ नहीं आती, जो हम उसको करना नहीं चाहते। एक तो बात यह है कि इंडियंस जो हैं वो आईएमएफ के साथ नहीं फंसे हुए, इंडियंस आपके वहाँ पे एफटीएफ में नहीं फंसे हुए, नंबर 2। नंबर 3 जो इंडियंस हैं उनके इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उनके 600 अरब से ज्यादा उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो वहाँ पे हैं। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास है, 35 करोड़ की बता रहा था, इससे भी ज्यादा है, 40 करोड़। इस पे मिडिल क्लास कौन है? परचेजिंग क्लास होती है। दुनिया भर का हर ब्रांड, हर मुल्क, हर चीज, एप्पल अब वहाँ से वो बना रहा है, ये वहां से शुरू कर रहे हैं उधर ये बनाना, फोन बनाना, कि मार्केट है, बिजनेस है। आपके पास दुनिया को सेल करने के लिए क्या चीज है कि दुनिया आपके पास है सेल करे? मासिव यही है ना, तालिबान है, हर दफा हम निकाल के दिखा देते हैं, उनका मुंह दिखा के हमें पैसे दे रहे डॉलर। इसके अलावा क्या है हमारे पास? इंडिया को अगर आप देखें कि इंडिया के पास इतने बड़े आईटी इंडस्ट्री देख लें, 140 अरब के ये डॉलर्स की उनकी सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है, उनकी अच्छी खासी उनके रेमिटेंस से 70-80 अरब डॉलर से उनके ज्यादा है। अगरचे मुल्क बड़ा है, वो अंडरस्टैंड कि उनकी ज्यादा चीजें होंगी। आप जब उनके कंपैरिजन में जाते हैं हर बात में कि इंडिया को ऐसे डील करें, हमें क्यों डील करें भाई? इंडिया इस वक्त अमेरिका के पास तो नहीं जाता ना। अब आप कहते हैं हम नहीं जाते अमेरिका के पास, ना जाएं, फिर आईएमएफ क्लियर नहीं होता आपका वो हो गया, आपका जो वो है उसका एफटीएफ नहीं क्लियर होता। इंडिया के साथ लड़ाई होनी है, दरमियान में कौन मुल्क पड़ के आपकी जान छुड़वाते हैं? या सऊदीज आते हैं या फिर आपके अमेरिकन आते हैं, मिडल ईस्ट आते हैं। अब खान साहब के दौर में जो था, सबसे लड़ाई हुई थी इनकी, ठीक है, ये रशियन से भी नहीं, अगेन सॉरी, अमेरिकन से भी लड़े हुए हैं, फिर उसके बाद चाइनीज से भी लड़े हुए हैं, सऊदी से भी लड़े हुए हैं, फिर कतरी से भी लड़ाई है, यूई से लड़ाई है, कौन सा दुनिया का मुल्क था, यूरोपियन यूनियन से लड़ाई, आपकी ब्रिटेन से लड़ाई। मुझे बताएं इस तरह कौन सी रियासत ऑपरेट कर सकती है आइसोलेशन में? दुनिया के 160-70 मुल्क, यूक्रेन पे एक साइड पे, 3 मुल्क हैं जिन्होंने कहा हम तो न्यूट्रल हैं। दुनिया में 210 मुल्कों में से 3 ने कहा हम न्यूट्रल हैं, उनमें पाकिस्तान शामिल है। अब न्यूट्रल हो कि ये नारा बड़ा अच्छा लगता है, आपको तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि जनाब के पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो कहीं पे खड़े होकर स्टैंड ले ले। इस वक्त इकोनॉमी की जो हमारी हालत हो चुकी है, कोई ये कि उसका जो बैकलैश आता है उसके लिए अगर तो तैयार है, तब तो इस तरह के पावरफुल स्लोगन जो हैं वो दे शुड बी देयर। अदरवाइज ये थोड़ा सा अपने मुल्क के हालात को पहले देखना चाहिए और फिर उसके बाद जिम्मेदारी जो खान साहब नहीं ले रहे ना, वो 22 करोड़ लोगों की है। आपने लोगों को इंटरेस्ट देखने होते हैं, स्टेट के इंटरेस्ट देखने। क्या मतलब रशिया के साथ खड़े होने में हमें क्या इंटरेस्ट है? मुझे तेल मिल जाता आपको 30% सपोजली, आपको उस पे तेल, ये है ना वो बार कहते होते हैं, तो तेल तो आपको सऊदीज भी दे रहे होते हैं, वो भी मुफ्त में दे रहे होते हैं आपको, उनके साथ तो लड़े हुए थे वहां पे चीजों पे। सो ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस की इसके डायनामिक्स है ना, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी। सब एक दो बातें और भी करने वाली हैं इसी हवाले से, और अगले टॉपिक पे भी हमने जाना है, खासतौर पे ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है फाई ने, इसके ऊपर बात करेंगे। इस दरखास्त की जो हेल्थ है उसके ऊपर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब बात करेंगे शौकत तरीन के हवाले से। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना बड़ी एक डिस्प्यूटेड किस्म की शख्सियत, लेकिन हर दौर के वज़ीर ख़ज़ाना, ज़रदारी साहब ने भी इनको वज़ीर ख़ज़ाना लगाया, इमरान खान ने भी लगाया, और अभी जैसे जावेद चौधरी साहब का कॉलम था उसमें उन्होंने कहा कि ये बड़े मुखालिफ थे। तो इतने जल्दबाजवा इनके वज़ीर ख़ज़ाना लगने के, तो इतनी मुखालफत के बावजूद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की ये चॉइस होते हैं। फिर ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है और जिस तरह की ये दरख्वास्त है, एक शहरी की दरख्वास्त पर FIA ने ये मुकदमा दर्ज किया है, अगर ये बगावत का मुकदमा है तो स्टेट इसमें मुद्दई क्यों नहीं है? इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? जो ऑडियो लीक्स उनकी आई थी उसके ऊपर भी जरा। एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि मेरी कि हुकूमत मेरी मर्जी से चल नहीं रही थी, मेरा ग्रेड 22 का अफसर जो फॉरेन पॉलिसी पे बयान दे रहा था
वो अमेरिकन को कह रहे थे फलां को, ये उनकी आप तकरीर सुन रहे, उन्होंने हर एक में कहा जी मुझसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी, मुझे तो सारे काम कुछ और लोग कह रहे थे। ये रिकॉर्ड पे खान साहब उन्होंने कहा मुझे तो बिल्कुल उन्होंने कोई मेरी सुनता ही नहीं था, मानता नहीं था। एक तरफ ये थे। दूसरी तरफ जो लड़ाई शुरू हुई वो कहाँ से, आपको उस्मान बुज़दार से शुरू हुई। खान साहब वहां तो डट गए, वहां तो नहीं मानी, फौज के नीचे नहीं लगे, ग्रेड 22 के अफसर के नीचे नहीं लगे, उन्होंने कहा मैं तो नहीं लगता, ये उस्मान बुज़दार तो रहेंगे, और रहे, आखिरी दिन तक रहे। उस पर बाजवा साहब ने कंपनी बड़ा दबाव डाला, उन्होंने मैं नहीं मानता, उन्होंने ठीक किया होगा अपने हिसाब से कि मैं प्राइम मिनिस्टर, मैंने फैसला करना है कि ग्रेड 22 का अफसर फैसला करेगा, ठीक हुआ। शौकत तरीन पे भी जावेद चौधरी साहब को यही बयान दिया उन्होंने, जनरल बाजवा साहब ने, जी मैंने बड़ी मुखालफत की थी कि शौकत तरीन को ना बनाए, और ये हमारे अल्फाज हम कहते होते थे, अक्सर मैं कहता था, उठा के निकाल लें कि जिस बंदे से अपना बैंक नहीं चलता, नहीं चला सका, उसको मुल्क चला रहे हैं आपने दे दिया, उस पर भी आपने नहीं माना। जो 2-3 बड़ी चीजें थी। अच्छा, उन्होंने, आपको याद होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के भाई कहा, ये आजम खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इस पे भी कहा बाजवा साहब ने, जो उनका चौधरी साहब का कॉलम था, कि इनको भी हटाएं, इनको भी ना लगाएं, अगर इनसे नहीं काम चल रहा, इनकी कैपेसिटी के इश्यूज नहीं। इन मामलात पे तो आपने ग्रेड 22 के अफसर की नहीं सुनी, बाकी मामलात के कहते हैं वो चला रहे थे। चलो खान साहब प्राइम मिनिस्टर, हम इन्हीं के साथ, इन्हीं के माननी चाहिए थी। अब आती है बात शौकत तरीन साहब की। ये शुक्र करें शौकत तरीन साहब कि ये ईरान में नहीं थे, ये सऊदी अरब में नहीं थे, ये नॉर्थ कोरिया में नहीं थे, ये चाइना में नहीं थे। जो इन्होंने हरकत की थी, मतलब मुझे दाद देता हूँ इस मुल्क और कौम की कि इतनी बड़ी बात को इस कौम ने मुल्क डिजेस्ट की है। अगर ये उन चारों मुल्कों में होता ना, ये झूले खा रहे होते कहीं पे। अगर ये काम जो उन्होंने किया है रियासत के खिलाफ किया है, और रियासत को दाद दें, इतनी औकात है इस रियासत की, डरपूक डरी हुई इस रियासत को देखें कि वो किसी आम शहरी से FIR करवा रही है, और करवा किस चीज़ में, साइबर क्राइम हो रहा है। ये इतना बड़ा एक काम हुआ इस पे कि वो रियासत को दबोने चले थे। लोगों को अंदाजा है किसी को कि रियासत जब आपके डिफॉल्ट कार्य होता क्या है? अभी तक लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। आपका फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको इस मुल्क ने सब कुछ दिया है, जिसको पास बैंक से दिए हैं, जिसको अरबपति बंदा है, जिस पे वो 2-3 दफा यहाँ वजीर खजाना रहा है, सेनेटर्स रहा है, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे जिसने अयाशियां की हैं, बैंक डबो है, सब कुछ किया है। वो क्या काम कर रहा है कि पाकिस्तान की IMF की डील, मैंने इसको तबाह करवाना है, और भाई ये मुल्क बच गया तो आप भी अपने हिस्से का गोश्त खा लीजिएगा ना, 1 पाव गोश्त आपको भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये सुबह सवेर हो, अभी ही इसको वो कर लेते हैं, इस मुल्क को डबो देते हैं। ये इमरान खान या इस शहबाज शरीफ, ये जरदारी का मसला नहीं था, ये इस मुल्क के 22 करोड़ का मसला था। जो बात मोहसिन लगारी ने पूछी भी है, उन्होंने कहा सर जी ये जो आप हमसे ये वारदात डलवाने वाले हैं, तो पाकिस्तान की रियासत को जो इसको नुकसान है, वो कहा नहीं चेयरमैन साहब को देख लेंगे, उन्होंने चेयरमैन साहब की शान में गुस्ताखी किया तो हम मुल्क ही नहीं रहने देंगे। मतलब मुझे राना सनाउल्ला साहब से पूछना है, नवाज शरीफ साहब से, और इनसे, ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी से, अगर आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप खुद पर्चा दिलवा सकें और इसको शौकत ये तरीन साहब को साल्ट आउट करवाएं कि इतना बड़ा वो डिजास्टर करने वाला तो बंदा, इस इलीट की बेरहमी देखें। इससे बड़ी बेरहमी नहीं हो सकती इस इलीट की कि जिनको खुदा ने, इस मुल्क ने सब कुछ दिया है, वो इसी मुल्क को डबोने पे तुल गए। क्योंकि मैं वजीर खजाना नहीं हूं, मैं वेट नहीं कर सकता कुछ 6 महीने साल कि मैं दोबारा बन जाऊं। सो ये हुकूमत का ये करना कि किसी शहरी को आगे करना, ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और आज मैं सुन रहा था, बता रहे थे कि राना साहब कह रहे थे वो माफी मांग रहे हैं, राना सनाउल्ला साहब, वो माफी मांग लें, वो तरला कर लें तो हम उनको छोड़ने पे भी तैयार होते। आपकी औकात ही नहीं है, इलीट मिली हुई है। क्यों? बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो शौकत तरीन साहब हैं, ये उसके अनवर मजीद, वो जो हैं, वो आसिफ अली जरदारी साहब के फ्रंट मैन जो हैं, उनके समझी हैं, इनके बच्चों की शादियां हुई हैं। इलीट कैप्चर देखें जरा, ये क्यों इन पे FIR इन्होंने नहीं करवाई? ये जुर्रत क्यों नहीं हुई शहबाज शरीफ साहब को, राना सनाउल्ला साहब को? वैसे संभाला नहीं जाते ये, बिकॉज अब आसिफ जरदारी फैक्ट फेयर के वहां से डरे हैं कि अगर रियासत ने करे तो जरदारी साहब हमारे पे पड़ जाएंगे। कोई शहरी से करवा देते हैं थोड़ा सा वो दबाव देने के लिए, तो शौकत तरीन साहब की माफी तलाफी कर लेंगे, हम छोड़ देंगे। रियासत के खिलाफ जब ये इलीट क्राइम करती है, उस वक्त इनके रिश्तेदारियां, दोस्तें एक दूसरे के काम आना शुरू हो जाती हैं। ये उनके भी बड़े करीब है, शहबाज शरीफ साहब के और उनके नवाज शरीफ साहब के, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस शौकत तरीन साहब के खिलाफ, इस मैं फिर कह रहा हूं, ये ईरान में होते, ये नॉर्थ कोरिया होते, सऊदी चाइना होते, रशिया में होते, इनका कुछ और इंजाम होना था। मतलब ऐसे बंदे को आपने फिर भी सेनेट में रखा हुआ है, ऐसे बंदे पे FIR भी आप किसी आम से क्रिमिनल से करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा क्लास साहब, एक और मामला भी है। डिफेंस लाहौर की एक रिहायशी खातून है, सायरा का पूरा काम किया हुआ है, सायरा अनवर, इनके अकाउंट से FIA ने 17 करोड़ 50 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो मुकदमा इन पे दर्ज हुआ है। ये क्या मामला है, इसकी क्या डिटेल्स है, और इन खातून का क्या कारोबार है? ये थोड़ा सा सुनने में जी यार, हम नाम नहीं बता रहे, लोग बड़े सियाने आजकल माशाल्लाह, कोई बात छुपी तो नहीं रह जाती। वो ये बता रहे हैं पंजाब की बहुत बड़ी एक सियासी शख्सियत जो है ना, उनसे रिलेटेड है ये।
अच्छा। हम इतने तक ही बता सकते हैं, आगे हम नहीं जाते चलें जब तक कोई बात इस पे नहीं करनी चाहिए। अब जो FIR दर्ज, अब इलीट को जरा देखें, ये अरबपति हैं और कैसे कैसे ओवरनाइट ये लोग जो हैं रिच हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं और किसी का खौफ नहीं है। मसलन जो FIR कटी है, पहले तो दाद दें उस FIA के ये इंस्पेक्टर को जिसने ये उसकी FIR काटी है। उसमें लिखते हैं, अब ये FIR कितनी खड़े की स्टैंड करे, अब ये जानबूझ के किया गया है, अब ये जो उन्होंने हरकत की है जो मैं पॉइंट आउट करने वाला हूं, या ये वाकई कोई गलती होगी है। वो लिखते हैं सहरा अनवर जो है, जिनका नाम लिखा है, ये अक्यूज लेडी नेमली सहरा अनवर सन ऑफ अफजल महमूद। जरा गौर फरमाइएगा, जरा दाद दीजिएगा, पूरी कौम दाद दे जिन्होंने FIR काटी है। वो कहते हैं सन ऑफ, मतलब सहरा जो है डॉटर ऑफ आना चाहिए था ना, वो कह रहे हैं सन ऑफ, वो सन है उसकी ये। अच्छा, ये दो जगहों पे है, एक होता है ना गलती चले एक जगह पे होगी, कोई टेक्निकल इसमें मसला है तो FIR हमें क्लियर कर दें जनाब। या मोहसिन भट्ट साहब जो है क्या इस गलती से बहुत बड़ी इसी चीज को वकील पकड़ते होते हैं जनाब कि ये जो लिखा गया है सन ऑफ, वो तो डॉटर ऑफ है। ये छोटे छोटे नुक्ते होते हैं, लूप होल जिनको कहा जाता है ना कि FIR में थोड़े, वो तो कहिए सहरा अनवर वो है नहीं जिसको आपने पकड़ा हुआ है, ये सही, ये तो सन ऑफ है। मतलब यहां से आप टेक्निकली इतनी बड़ी गलती ब्लंडर छोड़ के जा रहे हैं। ये दो जगहों पे लिखा हुआ है, अच्छा। एक जगहों पे नहीं है, 3 पेजेस की FIR है। तो फिर आगे उसमें लिखा हुआ है सन ऑफ अफजल महमूद, ये सहरा अनवर सन ऑफ अनवर महमूद। ये मैं पहली दफा पढ़ रहा हूँ FIR, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल कोई चीज है तो FIR वाले हमें समझा दें। अब इसमें जरा ये काम देखें, इस लेडी को बहादुरी का मेडल मिलना चाहिए। बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं कैश, एक दफा 60 लाख करवाया है, फिर इन्होंने जनाब उसके बाद 12 लाख जमा करवाया है, फिर इन्होंने जनाब आके 15 लाख ये कैश जमा हो रहे हैं, फिर 32 लाख, फिर 12 लाख, फिर 14 लाख, फिर 25 लाख, फिर 50 लाख, फिर जनाब उन्होंने कोई आके 25 लाख, फिर 25 लाख, और फिर 15 लाख, फिर जनाब 50 लाख, फिर 25 लाख, तो फिर 60 लाख, फिर 35 लाख की बता रहा हूँ, फिर 6 लाख, सॉरी 60 लाख, फिर 50 लाख, फिर 10, सही आपके 10 लाख, और फिर आखिर पे 50, इन्होंने तकरीबन 3 6 2 8 5 करोड़ भी कैश जमा हुआ है। अनलिमिटेड किस्म की ये अमाउंट। सवाल यह है कि इस खतून के पास ये कैश जो है 17 करोड़ रुपया उस खतून ने जो डिटेल दी गई कैश जमा करवाया है ABL ब्रांच में। इसके अलावा उनकी जो उनकी जायदाद क्या है, DHA में लाहौर में उनका जनाब कोई प्लाट्स हैं, फिर अपार्टमेंट्स हैं DHA में, फिर टोयोटा उनके पास हाईएक्स है जनाब, फिर इसके बाद वो है इनकी वो है फॉर्च्यूनर है। लॉट ऑफ डिटेल्स क्लासेस आप, मैं वही बता रहा हूं, मैं इनकी डिटेल्स पढ़ के एक दाद दें सहरा अनवर साहबा को कि माशाल्लाह मर्दों के मुकाबले में ना जो शिकायत करते हैं ना कि हमारी वो जो है क्या कहना चाहिए, चलें आप ब्रेक ले लें, मेरा ख्याल 12 वो पीछे नहीं रही। उन्होंने डट के अल्फाज ही खत्म हो गए। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने मर्दों का इस तरीके से मुकाबला किया कि उन्होंने कहा ठहरे आप नहीं खाली अमीर हो सकते, हम भी हो सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रिपोर्टर GTV, उनसे डिटेल्स लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी। कंबर, बताइएगा अरशद शरीफ कत्ल केस की आज समाअत हुई, क्या अहवाल था? जी बिल्कुल रबिया, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने अदालत को बताया कि 2 जो हैं रिपोर्ट्स वो जमा कराई जा चुकी हैं। एक फॉरेन ऑफिस के हवाले से रिपोर्ट है और दूसरी स्पेशल JIT की जो रिपोर्ट है वो अदालत को जमा करा दी गई है। और फिर उन्होंने बताया कि कीनिया की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कानूनी ताउन से मुतालिक पाकिस्तान की दरखास्त मंजूर भी कर ली है। इस पर जो है अदालत के में जो है सरबराह JIT अवैस अहमद जो है वो पेश हुए और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए अदालत के सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जो है एक तो जय वकुआ तक जाने की इजाजत कीनिया में नहीं दी गई है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कीनिया के हुक्काम जो हैं हमसे तफ्तीश के लिए जो मुकम्मल रसाई दी जाती है चीजों की वो नहीं दे रहे। हमने अपने तौर पे जो तफ्तीश की है, जो ऑफ द रिकॉर्ड हमें बातें पता लगी हैं, उसमें 2 कीनियन पुलिस ऑफिसर जिन्होंने फायरिंग की थी उनके हवाले से जो है वो मुकदमात चल रहे हैं और वो उनको फेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो UAE की अथॉरिटीज हैं उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया है कि वो हम तफ्तीश कर सकें। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कह दिए, जिस पर अदालत ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने बाकायदा तौर पर पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, हर दफा एक ही कहानी क्यों सुनाई जाती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देखें हमारे उस मुल्क के साथ, कीनिया के साथ, एक तो वो आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, चीफ जस्टिस ने भी ये कहा हमारे ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात जो है सफारती महाज पे
जो है बड़ा मुश्किल होता है चीजों की एक्सेस लेना। हम आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते कि कितने अरसे तक ये एक्सेस मिल जाएगी, लेकिन हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अदालत में जस्टिस इजाजुल एहसन के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसमें उन्होंने जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि 3 चीजें अगर पता लग जाएं तो ये केस जो है सॉल्व हो सकता है। उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि अरशद शरीफ के जो कत्ल है इसके 3 जाविये हैं, जिसमें अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किसने मजबूर किया, क्या तहकीकात हुई कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात दर्ज किए गए, और फिर उन्होंने कहा कि क्या पता लगा लिया गया है कि अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया जिसके बाद वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। अगर इन 3 चीजों को आप इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं तो मेरा ख्याल से उन्हें जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि काफी आसानी हो जाएगी और शवाहिद हमारे सामने आ जाएंगे। एक पर इससे ये लग रहा है क्योंकि अरशद शरीफ जो है मौजूदा रजीम जो है इसके खिलाफ बड़ी एग्रेसिवली रिपोर्टिंग कर रहे थे, स्कैंडल्स किए थे उन्होंने, शरीफ फैमिली पे बड़े स्कैंडल्स किए थे, रजीम चेंज पे उन्होंने बड़े पावरफुल लोगों के खिलाफ प्रोग्राम किए थे। तो लगता है कहीं पे हुकूमत को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई वाश है, जेटी बन गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि बनाई है लिहाजा बात माननी है, तो उनको चलने नहीं दे रहे, उनको कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही आगे कोई कनेक्शन कराने में या कीनियन हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन कराने में, तो कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो बड़ा वाज़ेह लग रहा है कि हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है अरशद शरीफ के कातलों तक पहुंचा जाए। क्लासा साहब, बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है, और अदालत में भी इस बेबसी का हमें थोड़ा सा इजहार नजर आया जब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने रिमार्क्स दिए कि हर दफा हमें एक ही कहानी सुना दी जाती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि देखें, हमारे उस मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं और ये सफारती महाज पे बड़ा मुश्किल काम होता है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप ऐसा करें, कुछ लॉयर्स को इंगेज करें, कुछ जर्नलिस्ट को इंगेज करें जो वहां से शवाहिद इकट्ठे करने में आपकी मदद करें। फिर बेनजीर कत्ल केस भी इस मामले पर कोर्ट हुआ, जिसमें बेनजीर के कत्ल केस के हवाले से शवाहिद जानने की कोशिश की जा रही थी, और फिर उन्होंने कहा कि हमने बाहर से स्पेशल इजाजत ली थी इस कत्ल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन ये दूसरे मुल्क में चूंकि केस है हमें मुश्किल लग रहा है। तो ओवरऑल आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है, एक आई वॉश है जो कि बज़ाहिर हमें लग रहा है कि हुकूमत बेबस नजर आ रही है तमाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंबर जैदी, सीनियर रिपोर्टर हमें इस मामले पर अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।